नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। एक नेता के बेटे ने एक लड़की का पीछा किया, इसके साथ छेड़खानी की, लड़की को अगवा करने की कोशिश हुई। नेता के बेटे को थाने से ही जमानत मिल गई। थोड़ी लड़की हिम्मत वाली निकली, थोड़ी उसने अपने बैकग्राउंड से भी हिम्मत ली और बाकी काम मीडिया ने किया। अब नेता का बेटा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है, धाराएं भी बदली जा रही हैं। इसके बाद बीजेपी की एक जिम्मेदार सांसद कहती हैं कि मीडिया लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, यानी जिस बात के लिए मीडिया की तारीफ होनी चाहिए उसी पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या हमें यानी मीडिया को भी आत्ममंथन की जरूरत है? क्या अन्याय के खिलाफ सच लड़ना गलत है, मीडिया लिंचिंग है? आज बहस इन्हीं मुद्दों पर। You can't have media lynching, we can't have social media lynching, we have to have justice. So whatever is justice will be done. देश देख रहा है और देश ये जानना भी चाहता है कि क्या आपने कभी मीडिया लिंचिंग शब्द सुना है? अगर नहीं तो हम आपको मिलवाते हैं इस शब्द की रचयिता से, जिन्होंने इस नए शब्द का इजाद किया। यकीनन इसके जरिए मीडिया पर खींच निकाली गई, लेकिन इसे क्यों कहा गया, इसके मायने क्या हैं, यह भी जानिए। पहले मॉब लिंचिंग, फिर सोशल मीडिया लिंचिंग और अब मीडिया लिंचिंग। चौंकिए मत, यह शब्द बिल्कुल नया जन्मा है, मीडिया लिंचिंग, जिसे बीजेपी की नेता और चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने गढ़ा है। किरण ने मीडिया पर तोहमत के लिए इसे इस्तेमाल किया है। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। इससे पहले बीजेपी सांसद किरण खेर का यह बयान सुनिए। Justice will be done. You can't have media lynching, we can't have social media lynching, we have to have justice. So whatever is justice will be done, and that is in the hands of the court, and the police are doing their job, and I'm so happy for that. दरअसल किरण खेर की हमदर्दी उस बिगड़ैल बेटे से है जिसने सरेआम एक आईएएस की बेटी का न सिर्फ पीछा किया बल्कि उसे छेड़ने की कोशिश की। और जब मीडिया ने इस खबर को जोर शोर से उठाना शुरू किया तो बीजेपी नेता ने इसे मीडिया लिंचिंग का नाम दे दिया। जबकि सच तो यह है कि अगर मीडिया ने सत्ता की सरपरस्ती में धीमी पुलिसिया जांच को उजागर न किया होता तो शायद विकास बराला आज पुलिस के सामने सवालों के जवाब नहीं दे रहा होता। वैसे किरण खेर का यह गैर जिम्मेदाराना बयान पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी वो विकास बराला की तरफदारी में मीडिया ट्रायल का आरोप लगा चुकी हैं। कि पुलिस स्टेशन गई और उसने जो भी उधर बयान दिए उससे उन्होंने एफआईआर बनाई। उसके बाद लड़की मैजिस्ट्रेट के सामने 164 की जो उसने स्टेटमेंट दी उसमें उसने किडनैपिंग का जिक्र नहीं किया। वैसे किरण खेर की अपनी मजबूरी भी है। वो चंडीगढ़ से बीजेपी की सांसद हैं और आरोपों से घिरे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा विकास बराला है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये मीडिया के अधिकारों का हनन नहीं? क्या किसी खबर को मुकाम तक पहुंचाने को मीडिया लिंचिंग कहकर बदनाम किया जा सकता है? अगर विकास बराला की जगह कोई दूसरा होता तब क्या ऐसे बयान दिए जाते? क्या ये सच नहीं कि मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस का रुख बदला है? ये ऐसे सवाल हैं जिससे न सिर्फ मीडिया की आजादी छीनने का खतरा है बल्कि रईसों के बिगड़ैल औलादों को बचाने की कोशिश भी है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। ये मीडिया लिंचिंग क्या है, आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातों को मीडिया के जरिए ही सामने रखते हैं, बड़े बड़े घोटालों को भी मीडिया के जरिए सामने रखा जाता है और मीडिया का हक है सवाल पूछना। कई मायनों में हर मुद्दे पर मीडिया सवाल पूछती है और जवाब मिले चाहे ना मिले ये सामने वाले पर निर्भर करता है। लेकिन सवाल पूछना और सख्त सवाल पूछना कब से मीडिया लिंचिंग हो गया? और ये मीडिया लिंचिंग है क्या? मेरे साथ खास पैनल जुड़ गया है। रेणु भाटिया जी हैं बीजेपी की प्रवक्ता, प्रेरणा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, सूर्य प्रताप सिंह पूर्व आईएएस मेरे साथ हैं, रेखा अग्रवाल जी वकील एडवोकेट मेरे साथ हैं। कानूनी पक्ष भी वो अपना रखेंगी कि आखिर इस तरह के मामलों में क्यों
टर्म्स का इनोवेशन होता है, और आज मीडिया लिंचिंग। रेणु भाटिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह मीडिया लिंचिंग क्या है? देखिए, वैसे तो आपने माननीय हमारी एमपी साहिबा का वर्जन दिखाया ही है, और मीडिया को मैं कहूँगी कि वो हमारा चौथा स्तंभ है, और मीडिया अपने फ़र्ज़ को निभा रहा है और बहुत बखूबी निभा रहा है। और अगर हम ये कहते हैं कि मीडिया की वजह से ये बात सामने आई, तो मीडिया का भी एक दायित्व है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अपने फ़र्ज़ों से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो यही बात कहूँगी कि हर कोई अपना काम कर रहा है, और जिसने गलती की है वो सारी चीज़ सामने लाना। ये मीडिया लिंचिंग क्या है? हर एक का अलग अलग अपना दायित्व। ये मीडिया लिंचिंग क्या है? किस संदर्भ में किरण जी ने कहा, मुझे लगता है उनसे हम पूछेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। परंतु मैं ये समझती हूँ कि मीडिया हो या पुलिस हो या एडवोकेट हो, जो भी हो, जो इस चीज़ से लिंक हो जाते हैं, हर कोई अपनी कार्रवाई कर रहा है और अपना दायित्व, अपना फर्ज निभा रहा है। प्रेरणा जी, मीडिया लिंचिंग क्या है? लिंचिंग जो शब्द है वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में अगर आया है तो वो भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं की वजह से और आरएसएस की वजह से आया है। गौरक्षा के नाम पे लिंचिंग हो, दलितों के साथ अत्याचार हो, इसके लिए जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, उनका नाम इसमें आता रहा। आज जब मीडिया ने एक मुद्दा उठाने की कोशिश की, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा उठाने की कोशिश की, और ये मुद्दा मीडिया की वजह से सुर्खियों में आया, मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, इसी वजह से आज एक इन्फ्लुएंशियल आदमी के बेटे पर कार्रवाई हो रही है और वो पुलिस के सामने उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। और इसको लिंचिंग शब्द के साथ जोड़ना बहुत ही दुखद है। किरण खेर एक महिला है, सांसद हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से इनसेंसिटिव बयानबाजी जो वो कर रही हैं, ये दुखद है। देश की महिलाएं इससे आहत हैं और किरण खेर जी को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी में यह शब्द सामने आया है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया को टारगेट किया गया है। हर राजनीतिक पार्टी करती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सत्ता में है तो मीडिया को टारगेट नहीं कर रही है। कांग्रेस और यूपीए भी सत्ता में थी तो मीडिया टारगेट थी। लेकिन इस बार एक नया इनोवेशन सामने आया है कि मीडिया की नई नई टर्मिनोलॉजी इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, नए नए टर्म्स दिए जा रहे हैं। लिंचिंग का जो अर्थ है, लिंचिंग का जो मतलब है, अगर हर जगह डिक्शनरी है, इंटरनेट है, गूगल है, लिंचिंग को मैं बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट में यहां बता दूं कि लिंचिंग होती क्या है। लिंचिंग इज अ एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट बाय अ इनफॉर्मल ग्रुप। रेणु जी, इट इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड टू कैरेक्टराइज इनफॉर्मल पब्लिक एग्जीक्यूशन बाय अ मॉब इन ऑर्डर टू पनिश एन अलीज ट्रांसग्रेसर। ये इसका मतलब है लिंचिंग। समझिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल मीडिया के लिए हो रहा है, और मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र के भीतर। और लोकतंत्र के भीतर ये बैठे हुए हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, कई इन्होंने कवरेजेस किए हैं। यूसुफ जी, जरा ये बताइए कि इस तरह की टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ? इससे भी बुरी बुरी टर्म्स मीडिया के लिए कही गई हैं। देखिए संतोष, इस पर मैं आऊँगा, लेकिन मुझे वो दिन याद है जब बीजेपी का कैंपेन का पहला पोस्टर दिल्ली वगैरह में हम लोगों ने देखा था। उस पर एक पोस्टर ये भी था जिसमें प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री और उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ दिखाया गया था। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो चंडीगढ़ का यह मैटर है। चंडीगढ़ यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर सीधे सीधे केंद्र के अंडर में आता है। वहाँ एक लड़की का पीछा किया जाता है। जब लड़की शिकायत कराने जाती है तो उसके शिकायत पर लड़कों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन जब ये पता चलता है कि यह किसी असरदार बाप का बेटा है तो उसे छोड़ दिया जाता है। उसके खिलाफ जब सीसीटीवी फुटेज भी अचानक गायब हो जाते हैं। इस मामले पर हम आएंगे धीरे कर, पहले लिंचिंग की बात। लिंचिंग की बात, लिंचिंग क्या है तो मुझे बड़ी हैरानी होती है और मुझे शर्म आती है कि देश की एक महिला सांसद और एक रेस्पेक्टेबल फिल्म इंडस्ट्री से आने वाली, रेस्पेक्टेबल जिनको देख के जो बहुत सारी औरतें अपने आपको रोल मॉडल मानती होंगी, वो ऐसी बात करेगी किसी महिला के खिलाफ और एक ऐसे लड़के के खिलाफ के पक्ष में खड़ी होंगी और वो मीडिया लिंचिंग की बात करेंगी। ये मॉब लिंचिंग का समर्थन करने वाले लोग, आज एक आरोपी पर अगर कार्रवाई हो रही है मीडिया की जागरूकता की वजह से, मीडिया ने जो एक अहम पॉजिटिव रोल निभाया है एक लड़की के हक में
कि उसमें, तो उसके बाद ये मीडिया पर लिंचिंग का आरोप लगाना एक शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री छोटी छोटी बात पर कमेंट करते हैं और उनके सामने पिछले जब से 3 साल सरकार बनी बीजेपी के कई नेताओं ने अलग अलग मौकों पर इस तरह के शब्द किए। वीके सिंह जो विदेश राज्य मंत्री है, उन्होंने प्रेस्टिट्यूट शब्द का इस्तेमाल किया था, है ना। इनकी एक और मंत्री रामजादे हरामजादे कह चुकी है, लेकिन वो मंत्रिमंडल में बनी हुई है। तो ये किस तरह की सख्त वार्निंग दी जाती है एमपीज को, हर मंगलवार को सांसदों को ट्रेनिंग दी जाती है। प्रधानमंत्री हम हमेशा खबर पढ़ते हैं प्रधानमंत्री ने फटकारा, कड़ाई, डांटा, सख्त हिदायत दी। तो कैसी सख्त हिदायत है कि उनके एमपी नहीं सुनते हैं उनकी। और ये जो बयान दिया गया है मीडिया लिंचिंग का, ये महिलाओं, ये जो बयान दिया गया है यूसुफ जी मीडिया लिंचिंग का और सोशल मीडिया लिंचिंग का, ये लोकतंत्र के मंदिर के बाहर दिया गया है, लोकतंत्र के मंदिर के, ये पार्लियामेंट के बाहर दिया गया है बयान। ये महिलाओं के खिलाफ अपराध करने की प्रवृत्ति को उकसाना, उसे बढ़ावा देना, उसको शय देने की साजिश है। ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें जो हम ये उम्मीद करनी चाहिए कि बीजेपी अध्यक्ष या प्रधानमंत्री सीधे सीधे किरण खेर के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई करें। और एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैं बात कहता हूं कि मीडिया का काम क्या है, मीडिया का काम सच्चाई सामने लाना है। कई बार उस सच्चाई की परतें हम खोलेंगे जिस बात के लिए यूसुफ जी, जिस बात के लिए मीडिया को कोसा जा रहा है, लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है मीडिया के लिए, उसकी एक एक परत आज इस डिबेट में खुलेगी कि आखिर मीडिया ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि मीडिया लिंचिंग हो रही है, सोशल मीडिया लिंचिंग हो रही है। आप तो कानून की बहुत जानकार हैं, कई बार आपने कई अहम मुद्दों पर, घोटालों पर मीडिया के सख्त सवालों का जवाब दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं रेखा जी, कब आपने ये आखिरी बार इस तरह के घटिया आरोप मीडिया के ऊपर सुने थे? देखिए, कई बार सुनते आए हैं, जैसे आपने बताया कि वीके सिंह साहब ने भी प्रेस्टिट्यूट शब्द इस्तेमाल किया, मीडिया बैशिंग जो है कई बार ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। परंतु जो किरण खेर जी ने आज जो शब्द इस्तेमाल किया मीडिया लिंचिंग, और जो आपने जो लिंचिंग जो शब्द है उसकी जो डेफिनेशन बताई वेबस्टर्स डिक्शनरी के तहत जो लिखी गई है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से एक इतनी रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के बाद में भी किरण खेर जी ने ये शब्द इस्तेमाल किया। देखिए, कोई भी वकील होने की हैसियत से मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा देश जो है, जो जहाँ पर एक फंडामेंटल राइट जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। भले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच हर नागरिक को मिला हुआ, प्रेस को भी फ्रीडम ऑफ, जो प्रेस है उनको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे बड़ा एक अधिकार मिला है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो और अगर मीडिया अपना काम बिना किसी रोक टोक के ना कर सके तो फिर मीडिया अपना काम कर ही नहीं सकती। तो अभी जो ये जो बराला वाला जो कांड हुआ है उसके अंदर तो मुझे समझ नहीं आता। मैं भी रोज पेपर पढ़ रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, पर कहाँ से प्रेस में हो सकता है कि जैसे कहते हैं कि कोई भी पावर एब्सोल्यूट नहीं होती, हर एक को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ काम करना चाहिए। और मीडिया को भी करना चाहिए, वकीलों को भी करना चाहिए, सांसदों को भी करना चाहिए और एक आम नागरिक को भी करना चाहिए। पर इस केस के अंदर मैं तो बल्कि मीडिया की दाद देती हूँ कि अगर मीडिया ने इस मामले को टेकअप नहीं किया होता और अगर ये बराला जो है कोई एक इतना इंपॉर्टेंट रईस ज्यादा नहीं होता तो शायद ये मामला ये तो कहीं पर दब गया होता। मतलब इतना बड़ा आदमी था जिसकी वजह से इतनी ज्यादा बैकिंग थी तो ये मामला उछला। अगर ये कोई आम आदमी का बेटा होता तो शायद ये अभी कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहा होता, अंदर होता। मीडिया की जिम्मेदारी क्या है, इसका एहसास दिलाने की जो कोशिश आजकल हो रही है ना, ये सबसे मजेदार बात है। इन तथ्यों को जरा आप परतों में अगर समझें तो किस तरह से हर मुद्दे पर मीडिया को उसकी जिम्मेदारी, उसकी लाइन सब दिखाने की कोशिश आजकल की जा रही है और एक खास विशेष दल द्वारा की जा रही है। पूर्व आईएएस भी मेरे साथ हैं, कई बार इन्होंने अपने पूरे करियर में मीडिया के सवालों का जवाब दिया होगा, मीडिया को एड्रेस किया होगा। कितनी बार आपको लगा एसपी सिंह साहब, कितनी बार आपको लगा सूर्य प्रताप सिंह साहब कि आपकी लिंचिंग हुई? हम आपसे सवाल पूछते हैं, कितनी बार हम आपकी लिंचिंग करते हैं? किस मुद्दे पर या किस मुद्दे पर मीडिया ने आज तक देश के मुद्दे पर लिंचिंग की है? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज तो यह है कि एक जिम्मेदार सांसद ऐसी बात कर रहे हैं। उनको सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब मीडिया तारीफ करता है किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति की, उस वक्त कोई बात नहीं करते, बड़ा अच्छा लगता है सबको। और मीडिया किसी को न्याय दिलाना चाहता है, पीड़िता को, विक्टिम को, तो इनको लगता है मीडिया लिंचिंग कर रहा है। कई बार कहते हैं मीडिया बिकाऊ है, मीडिया पक्ष ले रहा है। तो अब ये हो क्या गया, एक ये फैशन बन गया है कि अपनी लाइन को बड़ी करने के लिए दूसरी की लाइन छोटी करें। अधिकारियों को दोष करेंगे, नौकरशाही को दोषी ठहराएंगे, पुलिस को दोषी ठहराएंगे,
तो ये राजनीतिक लोगों का एक फैशन बन गया है। अपने को, अरे अपने शीशे में नहीं देखना चाहते, अपने को मिरर में देखे ना। दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने को मिरर में देखना चाहिए ना। अब आप देखिए, अगर उल्टा होता कि बराला की बेटी होती तब क्या होता, तब किसकी लिंचिंग होती? उनको नहीं पता कि लिंचिंग तो इस देश के अंदर प्रतिदिन महिलाओं की हो रही है। पिछले 10 वर्षों में 2-4 गुना अपराध बढ़े महिलाओं के खिलाफ। बलिया के अंदर उत्तर प्रदेश में एक लड़की का सौदे ने 2 साल तक उसको तंग करते रहे और उसको गला रेत के हत्या हुई है सड़क पे। वो किसकी लिंचिंग हुई है? वो लिंचिंग हुई है। लिंचिंग ये महिलाओं की हो रही है, उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है। इसकी बात एक महिला ये बात ना कह के, ये महिला बात कह रही है कि लिंचिंग मीडिया कर रहा है। अरे मीडिया अगर नहीं होता तो कोई कार्रवाई नहीं होती इस केस में। तमाम ऐसे केसेस में कार्रवाई मीडिया की वजह से हुई है। नहीं तो जितने प्रभावशाली लोग हैं, चाहे नेता हैं, अफसरशाही है, वो तो दबा दें तमाम मामलों को। भ्रष्टाचार के तमाम मामले खोले मीडिया ने। तो मीडिया को अब ये कहना, एक नया शब्द इजाद करके लिंचिंग का उसको अर्थ पता होगा, मीनिंग क्या है। नहीं, मैं बता देता हूं लिंचिंग, मैं फिर बताता रहूंगा। हो जाती लिंचिंग इस अगर पूरे 1 मिनट देर से पुलिस आती तो। एसपी सिंह, मैं पूरे डिबेट में लिंचिंग का मतलब समझाऊंगा। लव जिहाद क्या था? लव जिहाद लिंचिंग किस पार्टी का प्रोग्राम था? करेक्ट। गौ रक्षक किस पार्टी के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? प्रेस्टिट्यूट किस पार्टी के नेता बोल रहे हैं? रेणु भाटिया जी, सवाल यह है, आज एक वीआईपी कल्चर में न्याय पाने के लिए अगर सख्त सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसको लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा। हो सकता है कि आप लोगों के एक राजनीतिक पक्ष हो इसके भीतर, लेकिन सवाल पूछना लिंचिंग नहीं है। इस बात को आप स्वीकार कर रही हैं। आपके पार्टी के बड़े नेता अगर इस पर खुलकर बोलें वो ज्यादा असरदार होगा। 4 अगस्त की यह घटना है। 4 अगस्त को मेरा सवाल सुन लीजिए, 4 अगस्त की यह घटना है। अरेस्ट किस दिन होते हैं? वीआईपी के बेटे किस दिन अरेस्ट होते हैं? आज की तारीख। 5 दिन बाद क्या हो रहा था? 5 दिन मीडिया ने इन्हीं 5 दिनों में सख्त सवाल उठाए हैं। जिन धाराओं का जिक्र उस दौरान, आपसे पहले भी बहस हो रही थी रेणु जी, धाराएं बदली गई। सीसीटीवी फुटेज तो दबाव में मिला। धाराएं कौन सी थी लगाई गई थी जब दोनों आरोपी पहली बार गिरफ्तार हुए थे? 354D, 341 और 34 के तहत मामला दर्ज हुआ। जब मीडिया ने सवाल किया, आपके कहने पर, आपके शब्द हैं ये, मीडिया लिंचिंग हुई, मीडिया ने सख्त सवाल पूछे, तब जाके धाराएं गैर जमानती हुई 365 और 511। ये लिंचिंग है। संतोष जी, मैंने डिबेट की शुरुआत में ही एक शब्द कहा, जब आपने ये प्रश्न जब आपने उठाया, मैंने शुरू में ही कहा कि मीडिया का हम सम्मान करते हैं। मीडिया को आप लिंचर्स कह रहे हैं, हमारा, लिंचिंग कह रहे हैं, मीडिया हर चीज को सामने लाता है। मैं इसीलिए कह रही हूं कि आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी और सबकी बात कही आपने। हम लोग को शब्दों का इस्तेमाल डेफिनेटली सोच के करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी हमेशा यही बात कहते हैं कि हमें जिस भी शब्द का हम इस्तेमाल करें वो बात बड़ी नपी तुली हो। और किरण जी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है हम उनसे आप पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर वो एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस एंगल से उन्होंने बोला है। परंतु मैं बार बार रेणु भाटिया जी, आप भी एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। मैं इसीलिए बार बार एक ही बात कहूं जी, बिल्कुल एक जिम्मेदारी से बैठी हूं और मैं इसी बात को कहूंगी कि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। समाज के दुख और सुख को उजागर करने का वो एक माध्यम है। और इस केस में स्पेशली जब आप वर्णिका से बात पूछते थे तो मैं वर्णिका को हैट्स ऑफ करती थी कि किस ब्रेवरी के साथ उसने मीडिया का सामना किया और मीडिया को उसने बात की। जब उसने मीडिया ने उससे पूछा पल्लू हटाने के लिए, तो उसने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं ब्रेवरी से हर सवाल का जवाब देना चाहती हूं। तो मैं इसीलिए बोलूंगी कि मीडिया ने बहुत अच्छा सहयोग किया मीडिया के सामने। और एक बेटी आ गई, एक बेटा नहीं आया मीडिया के सामने। सवाल तो यही है। देखिए, इस पूरे मामले को आप जो करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। बड़े बड़े नेता कुछ बयान दे देते हैं और दबाव उन लोगों पर आ जाता है जो सवाल का जवाब देते हैं। मैं ये रेखा जी से जानना चाहता हूं, ये जो
धाराएं बदली गई हैं, जरा इन धाराओं की गंभीरता समझाइए इस देश को, क्योंकि आज देश देख रहा है जो धाराएं लगी थी वो थी 354D, 341 और 34। देखिए, सारी धाराएं जो पहले लगी गई थी ये बेलेबल थी और उसी वजह से ये विकास बराला नाम है इनका, ये विकास बराला जो है इनको थाने के अंदर ही बेल मिल गई, यानी कि पुलिस ने ही वहीं पर बेल दे दी। और ये इतनी दुख की बात है कि निर्भया कांड के बाद में जब 2012 के अंदर जब पूरा देश जो था एक इतना पब्लिक आउटरीच हुआ था और जिसका मीडिया ने ही उठाया था, तब किसकी सरकार थी? और उस समय जो स्टॉकिंग जो करी गई, जो पहली बार हमारे कानून के अंदर यह भी माना गया कि स्टॉकिंग अपराध होता है, किसी का पीछा करना अपराध होता है। ये एक छोटी सी बात नहीं है जिसको मुलायम सिंह जी ने कहा कि लड़के तो ऐसे गलतियां कर ही लेते हैं। तो इतना बड़ा जब गंभीर तरीके से गंभीर आरोप किया तो उसके बाद पुलिस ने इतनी छोटी छोटी धाराएं लगा के उसको इतना एफआईआर को इतना लचर बना दिया और वहीं पर छोड़ दिया। ये तो अगर मीडिया इस बात को जागरूक नहीं करता, वर्णिका इतनी शक्ति के मतलब उदाहरण नहीं होती, तो ये जो नॉन बेलेबल धारा जहाँ पे अटेम्प्टेड अबडक्शन यानी कि किसी को किडनैप करने की जो धारा लगाई गई है, जो नॉन बेलेबल है, ये अभी जाकर लगी है। और इसकी जो जमानत है वो सिर्फ कोर्ट के थ्रू ही हो सकती है, थाने के अंदर नहीं हो सकती। अगर मीडिया इस मैटर को नहीं टेक अप करती तो ये जो विकास बराला का जो मामला है वहीं पर दफन हो जाता, ये हो गई, बात खत्म हो जाती और उसकी क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हो जाती। बाद में पुलिस कहती कि इसके अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन करी, हमें तो इसके अंदर कुछ मिला ही नहीं। ये जो दो धाराएं लगी हैं 365 और 511, ये इस पूरे मामले को कितना और मजबूत, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। पर मुझे सिर्फ इस बात का जो डर लगता है कि भले धाराएं तो जरूर लग गई, पर ये सिर्फ आज मीडिया की वजह से ही है कि आज ये धाराएं लगी और पुलिस ने हिम्मत करके ये जो धाराएं जो लगा दी है। अब आगे देखना है, भले हम लोग सब देख के आज खुश हो रहे हो कि देखिए इतनी संगीन धाराएं लग गई हैं, नॉन बेलेबल लग गई हैं, परंतु आखिर के अंदर पुलिस स्टेप नंबर 2 क्या करती है, जो चार्जशीट पेश करती है। मुझे तो उस दिन का वेट हो रहा है कि चार्जशीट जब पेश करती है, जब चालान कोर्ट के अंदर पेश होता है, क्या उस समय वो क्या इतने जो है तफ्तीश करके कुछ इतना इन्वेस्टिगेशन करके कुछ इतने सबूत ला सकेंगे जिससे इस चार्जशीट को अपने आखिर के उसके सीक्वेंस के ऊपर उसको लेके जा सकते हैं। इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए इस एफआईआर का, क्या इसकी ट्रायल जो है, अभी भले किरण जी का शायद कहने का मतलब हो कि ये ट्रायल बाय मीडिया हो रही है, अक्सर मीडिया को ये ब्लेम करा जाता है, कॉमन शब्द है यूसुफ जी। आखिर के अंदर अगर इसका जो वर्णिका को और हमारे देश की बेटियों को जस्टिस तभी मिलेगा जब ये लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर जाए और जो पुलिस चार्जशीट क्या पेश करती है वो हमको देखना है। जब घोटाले का खुलासा होता है यूसुफ साहब, तब भी मीडिया के ऊपर आरोप लगता है, जिस पक्ष को टारगेट किया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे सख्त सवाल पूछे जाते हैं, दिन रात उनको फॉलो किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया इस तरह से चीजों को सामने रख रहा, सोशल लिंचिंग भी कहा है। ये एक अजीब परिस्थिति है, इस पर यूसुफ जी ऐसी परिस्थितियों में सच्चाई सामने कैसे आएगी और चौथा लोग जो स्तंभ है वो कितना मजबूत रहेगा? बीजेपी की प्रवक्ता रेणु भाटिया जी बोल रही हैं और जो भी किरण खेर जी का आपने बयान सुनाया, सम्मानित सांसद चंडीगढ़ से हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो लोग खुद सोशल मीडिया पर लिंचिंग करने में मुब्तला रहते हैं वो लोग आज दूसरों पर लिंचिंग का आरोप लगाते हैं। याद कीजिए गुलमोहर ने जब बात कही थी तो उसको रेप करने तक की धमकियां दी गई। मुझे शर्म आती है ये देखते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे बने हुए जो सोशल मीडिया पे ग्रुप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं, उस पर भी इसका वर्णिका कुंडू का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है। कौन लोग ये लोग कर रहे हैं? ये महिलाओं का सम्मान है, ये बेशर्मी है। कौन है ये लिंचर्स? ये पावर का मिसयूज है और ऐसा लगता है कि बहुमत का हाथी देश के तमाम कायदे कानूनों को अपने पैरों तले रौंद देना चाहता है। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। मैं दाद देता हूं वर्णिका कुंडू की कि उस बच्ची ने हिम्मत दिखाई और डटी रही वो, जबकि वर्णिका कुंडू के फादर ने यह खुलासा किया है कि इस घटना के बाद विकास के जो फादर हैं बराला, उन्होंने उनको 6 बार फोन किया। सुभाष बराला, हाँ सुभाष बराला ने 6 बार फोन किया और उन्होंने फोन नहीं उठाया क्योंकि वो जानते थे कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाएंगे। उनका फोन नहीं उठाया तो बीजेपी के एक और बड़े नेता ने फोन करके उन्हें समझौता करने की ये सब फिलहाल जो बातें हैं ये सामने आ रही हैं धीरे धीरे। प्रेरणा, ये बताइए कि इस तरह की बातें पहले भी राजनीतिक गलियारों में रहती थी, लेकिन जो मीडिया लिंचिंग हुई, आप लोगों के भी कई घोटाले मीडिया के जरिए सामने आए, क्या उसको भी आप लिंचिंग के टर्मिनोलॉजी से जोड़ेंगी? मैं आज सिर्फ और सिर्फ मीडिया लिंचिंग के बारे में बात करना चाहता हूं और ये हाई प्रोफाइल केस
जिससे ये जुड़ा हुआ है, ये पूरा मामला इसी से चलेगा आज डिबेट में। संतोष जी, बड़े दुख की बात है और ये बड़ी विडंबना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत चंडीगढ़ से नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी ने की। आज जिस तरह की घटनाएं हरियाणा में देखी जा रही हैं और देश भर में देखी जा रही हैं, उससे पता चलता है कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बीजेपी शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा हैं और देश में इस तरह की घटनाएं पिछले 3 सालों में सिर्फ बढ़ी हैं और कम नहीं हुई हैं। और ये जो घटना आई है भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर, नेता के बेटे ने जिस तरह की हरकत की है, सिर्फ मीडिया ही एक वजह है जिसकी वजह से ये मामला हाईलाइट हुआ और आज ये हुआ है कि वो उनकी गिरफ्तारी हो रही है और उनको पुलिस के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। अगर मीडिया नहीं होती तो शायद ये मामला भी कहीं इसी तरीके से धूमिल हो जाता और हमें इस तरीके के मामले सामने नहीं आते। लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किरण जी ने किया है। लिंचिंग तो तब होती है जब नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पे कोई कुछ कह देता है। लिंचिंग तो तब होती है जब आज भारतीय जनता पार्टी के नेता या किसी सरकार के बारे में कोई व्यक्ति अपनी जुबान खोलता है, वो लिंचिंग है। जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो लिंचिंग है। अगर मीडिया किसी मुद्दे को उठा रही है और पॉलिटिकल लिंचिंग कह सकती हैं आप उसको। अगर गुजरात में क्या हो रहा था, गुजरात में इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन हम इसको टोटलिटी में आज नहीं देखेंगे मैम प्रेरणा जी। टोटलिटी में नहीं देखा जाएगा आज इसको सिर्फ और सिर्फ एक वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है जिस बच्चे को कानून के जरिए, आज सिर्फ उसी केस के जरिए हम इस पूरे मामले को समझना चाहते हैं कि मीडिया आखिर गलत क्या है, मीडिया ने गलती की क्या है। छोटा सा ब्रेक, तमाम मेहमान जुड़े रहेंगे। You can't have media lynching. We can't have social media lynching. We have to have justice. So whatever is justice will be done. देश देख रहा है कि आखिर चंडीगढ़ की सांसद ने क्या कहा। एक ऐसे मामले में जहां एक लड़की को, एक महिला को न्याय मिलना चाहिए, एक ऐसे मामले में जहां पूरा देश देख रहा है कि एक वीआईपी के बेटे ने क्या किया, उस पूरे मामले को अब लिंचिंग से जोड़ा जा रहा है और कटघरे में वो मीडिया है जिसने इस पूरे मामले को 5 दिन तक जिंदा रखा। इस बात को समझना होगा कि इस मामले को जिंदा रखने की अहमियत है क्या। रेणु भाटिया जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रेरणा सिंह जी मेरे साथ है, यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार, सूर्य प्रताप सिंह और रेखा अग्रवाल जी। ये जो मीडिया लिंचिंग टर्मिनोलॉजी है, इसको अलग अलग डेफिनेशन जरूर दिए जाएंगे, लेकिन आज डीजीपी तेजिंदर सिंह लूथरा साहब ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, क्योंकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस स्टोरी को फॉलो कर रहा है, इसीलिए आज 5वें दिन ये जो अरेस्ट हुआ है ना, इसको आप मीडिया लिंचिंग कहिए या मीडिया का दबाव कहिए, लेकिन जो हुआ है सही हुआ है क्योंकि ये प्रक्रिया न्याय की तरफ जाती है। आज लूथरा साहब ने कहा है कि विकास और आशीष गिरफ्तार हुए हैं, नए तथ्य के तहत नई धाराएं जोड़ी गई हैं, उनके बयानबाजी के बाद अरेस्ट इनको किया गया है, इनको कोर्ट में ले जाया जाएगा, कल इनकी पेशी होगी और इसके बाद पुलिस इनकी रिमांड मांगेगी। यानी आज जो सवाल जवाब हुए हैं उस पर पुलिस को भी शक है कि इस पूरे मामले में कुछ भी हो सकता है। मेरा सवाल एसपी सिंह साहब आपसे है, मीडिया लिंचिंग को आप कितना तवज्जो देंगे नहीं देंगे, मैं आपसे सख्त सवाल पूछ रहा हूं। क्या मैं मीडिया लिंचिंग कर रहा हूं किसी मुद्दे पर, ये आप तय करेंगे, जनता तय करेगी, हमारे सब पैनलिस्ट तय करेंगे, लेकिन परिस्थितियां इस लिहाज से गंभीर क्यों होती जा रही हैं कि आज किसी वीआईपी के बेटे को, किसी वीआईपी को छूना, उनसे सवाल पूछना मीडिया लिंचिंग हो गया। देखिए, कन्वीनियंस के लिए टर्म यूज की गई है। जब भी कोई नई टर्म यूज करते हैं तो अपनी कन्वीनियंस के लिए पॉलिटिकली सूट करता है। अब मैं रेणु जी यहां बैठी हुई उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। रेणु जी, आप इत्तेफाक नहीं करती हैं कि जो किरण खेर जी ने कहा, इत्तेफाक नहीं करती हैं कि लिंचिंग शब्द उन्हीं से पूछा जाए, तो क्या आप उनके बिहाफ पे खेद व्यक्त करेंगी? उनसे इत्तेफाक नहीं करती, कहेंगे स्पष्ट रूप से कि रेणु जी की मैं किरण खेर से इत्तेफाक नहीं करती हूं। देखो, लिंचिंग शब्द एक बड़ा हार्ड शब्द है। आप मीडिया जब आपको सपोर्ट करता है तब तो आप खुश होते हैं। मीडिया अगर आपको आपके विरुद्ध कोई काम करता है, विरुद्ध का मतलब सच्चाई जानने के लिए या लोगों को बताने के लिए काम करता है, आप उसको मीडिया लिंचिंग कहेंगे। तो ये कन्वीनियंस के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और ये राजनीतिक कन्वीनियंस है, पॉलिटिकल यूज किया है इसका। मैं एक बिंदु और यहां कहना चाहता हूं, ये पुलिस द्वारा अगर वहां जांच करेगी हरियाणा की पुलिस, तो मुझे लगता है न्याय नहीं होगा। क्यों? पुलिस ने लूप होल्स केस में छोड़ दिए हैं।
एक कानून विशेषज्ञ यहाँ बैठी हुई है मैडम, उनकी जानकारी में होगा कि पुलिस ने इनको 2 बार गिरफ्तार किया। एक रात को गिरफ्तार किया, उस रात को, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट कराया इनका। मेडिकल टेस्ट के अंदर यूरिन और ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है कि वो शराब पिए हुए थे। और एक मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, सोशल मीडिया पे, कि वो विकास बराला कभी शराब नहीं पीता था, समझ रहे, और पुलिस कह रही है शराब पिए हुए था उस दिन। तो ये एक लूप होल छोड़ दिया गया है। इसमें जो चार्जशीट की आप क्या बात कर रही हैं कि चार्जशीट किस तरह देखनी चाहूंगी, मुझे लगता है कि अगर ये पुलिस जो वर्तमान पुलिस है वो जांच करेगी तो इसमें चार्जशीट भी बहुत हल्की होगी, बहुत लूज होगी। इसलिए इसकी अगर सीबीआई या बाहर से जांच कराई जाएगी तो उपयुक्त रहेगा। फिर लिंचिंग में वापस आता हूं मैं। वास्तव में मैंने पहले भी कहा था, अगर मान लीजिए विकास बराला, अगर मान लीजिए ये जो सुभाष बराला इनकी लड़की होती और कोई लड़का छेड़ता, इस तरह करता, तब वो क्या शब्द इस्तेमाल करती? उस वक्त तो लिंचिंग उस लड़के की हो जाती, अगर इनकी लड़की होती तो। रेणु जी की भी लिंचिंग शब्द का जो इस्तेमाल किया है, अगर 1 मिनट लेट पुलिस आती तो वर्णिका कुंडू की लिंचिंग हो जाती, उसकी हत्या, उसका बलात्कार, उसका कुछ भी हो सकता था। रेणु जी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता था। रेणु जी कुछ कह रही हैं, इस तरह के शब्द रेणु जी इस्तेमाल करके राजनीति छवि खराब कर रहे हैं। देखिए संतोष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ठीक बात है कि शब्दों का हार्श प्रयोग नहीं होना चाहिए, परंतु मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं किरण जी को जानती हूँ, वो बहुत सुलझी हुई समझदार महिला हैं और बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर रिस्पॉन्सिबल महिला हैं। उनका जो तात्पर्य है वो उनका जो है, उन्होंने बात अपने शब्दों में ये भी कहा कि हमें वी वांट जस्टिस, एंड शी ऑलवेज मेंट दिस कि जो भी प्रक्रिया होगी वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, कानूनी प्रक्रिया, जो भी धाराएं लगनी है, पुलिस की जो भी कार्रवाई हो, वो बड़े ट्रांसपेरेंट। एंड शी सेड दैट शी बिलीव्स ऑन चंडीगढ़ पुलिस बिकॉज दैट इज हर प्लेस। एंड आई थिंक शब्द एक ऐसा आ गया जिसका हमने मायने बदल दिया, परंतु मुझे ऐसा लगता है मायने बदला मैम, जो सोच, रेणु जी, रेणु जी हमने मायने नहीं बदला, वो इसलिए रेणु जी हमने मायने नहीं बदला। सबसे पहले रेणु जी प्लीज, रेणु जी हमने मायने नहीं बदला। हम उनके बयान को बार बार सुना रहे हैं, हम उनके बयान को बार बार सामने रख रहे हैं। मैं भी जानता हूं, देश भी जानता है कि वो एक सांसद हैं, जनप्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुना है, लेकिन इस पूरे मामले को समझिए, इस पूरे मामले को मीडिया लिंचिंग की नजर से समझिए। रेणु जी, इस पूरे मामले को मीडिया लिंचिंग की नजर से समझिए। सूर्य प्रताप सिंह जी जो कह रहे हैं कि शराब नहीं पी, यूरिनल टेस्ट उन्होंने नहीं दिया, जब पहली बार गिरफ्तारी हुई थी 5 अगस्त की, तब ये पूरा 4 अगस्त को, तब ये पूरा मामला सामने आया था, तब 354D स्टॉकिंग और आईपीसी और 185 मोटर व्हीकल एक्ट, ड्राइविंग बाय अ ड्रंकन पर्सन और बाय अ पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, ये जब पहले अरेस्ट हुए थे ना, तो ये धाराएं जोड़ी गई थी और इस पर पुलिस ने ही बेल दी थी। यूसुफ जी कुछ कह रहे हैं। संतोष जी, जो बात अभी आपने बताई कि वो टेस्ट नहीं किया, ये भी अपने आप में अपराध है कि अगर कोई ड्रंकन या पुलिस को डाउट है कि वो शराब पिए हुए हैं और उन्होंने अलाउ नहीं किया, उन्होंने कल्प्रिट ने मना किया, लेकिन पुलिस ने फोर्स नहीं किया डॉक्टर को उनका ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करने के लिए, जबकि पुलिस को फोर्स करना चाहिए था। इसका मतलब पुलिस उनकी तरफ पहले से एक फेवरेबल नजरिया रख रही है। डॉक्टर ने ये कहा है कि उन्होंने टेस्ट करने के लिए कहा ही नहीं। हाँ, पुलिस ने कहा, पुलिस ने नहीं कहा क्योंकि उन्होंने मना कर दिया पुलिस को। उन्होंने जो विकास बराला और उनका दोस्त है, उन्होंने मना कर दिया था। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि पुलिस पहले से ही उनके लिए फेवरेबल दिख रही थी। बिल्कुल। और दूसरी बात जो कि अभी रेणु भाटिया जी ने कहा है कि किरण खेर जी ने जो बात कही, देखिए मैं यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी एक बात के लिए। जो आप कह रहे हैं कि पुलिस पहले से ही उनके साथ थी, अगर आप ये बात कहते हैं तो आप दूसरा वर्जन वर्णिका का देखिएगा। वर्णिका ने कहा कि मैं नहीं जानती थी ये कौन है और पुलिस भी नहीं जानती थी। हम तो धाराओं की बात कर रहे हैं मैम, पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं। रेणु जी प्लीज, आज भी कहा, रेणु जी हम लोग धाराओं की बात कर रहे हैं। किन धाराओं में FIR रजिस्टर्ड हुई है, कॉपी आप देख लीजिए। पुलिस ने आज भी जो डीजीपी ने देख लीजिए, आज भी जो डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े क्लियर उन्होंने तरीके से कहा, बड़े तरीके से पुलिस डीजीपी
डीजीपी ने आज भी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही रेणु जी, कि जो भी उचित कार्रवाई होगी, धाराएं जो भी लगाई जानी चाहिए वो हम कल कोर्ट में पेश करने के बाद लगाएंगे। तो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से ये केस चल रहा है, किसी के प्रेशर से नहीं चल रहा। उनसे ना केस तो वापस कहीं ले लिया सुभाष गया। बराला जी ने इस प्रेशर सिंगल साहब किया, हैं, ना SSP ही चले कहीं गए। सरकार से किसी का प्रेशर आया। सुन लीजिए यूसुफ जी, कुछ कह रहे हैं प्लीज। रेणु जी, मुझे ऐसा लगता है कि वर्णिका को न्याय मिल रहा है। नहीं, आपको नहीं लगना चाहिए, देश को लगना चाहिए। देश को लगना चाहिए। आपकी पार्टी के नेता तो मीडिया लिंचिंग कर रहे हैं। देश को भी लगेगा, देश को भी लगेगा, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल और ट्रांसपेरेंट कार्रवाई हो रही है। किसी के दबाव से कार्रवाई नहीं हो रही है। यूसुफ जी कुछ कह रहे हैं। किसी के दबाव की कार्रवाई हो रही है। थैंक यू रेणु जी। तो रेणु जी ने अभी एक बात कही कि किरण खेर जी ने जो बात कही है, उन्होंने बात कही है कि साहब जस्टिस मिलना चाहिए। मैं भी एग्री करता हूं। और किसी भी देश की का वकार होता है, उसका स्वाभिमान होता है कि उस देश में न्यायिक व्यवस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए। और न्याय सिर्फ मिलना नहीं चाहिए, बल्कि न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। ये लोगों को लगना चाहिए कि दिखा तो 5 दिन बाद, दिखा तो 5 दिन बाद। अभी किरण खेर जी का जो बयान हमने अभी सुना 3-4 बार, उसमें ये पता नहीं चल रहा है कि किरण खेर किसके जस्टिस की बात कर रही हैं। वो वर्णिका कुंडू को जस्टिस मिले इसकी बात कर रही हैं, या विकास बराला को जस्टिस मिले। जस्टिस दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ उनका जो टिल्ट दिख रहा है, वो लिंचिंग की जो बात कर रही है, तो किसकी लिंचिंग? मीडिया की वजह से विकास बराला पकड़े गए हैं, तो उनका फेवरेबल एक्शन दिख रहा है। दूसरी बात, किरण खेर महिला है, सम्मानित अभिनेत्री है, फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। उनकी पहली जिम्मेदारी ये बनती थी कि उनके चुनाव क्षेत्र में एक लड़की पर ये लड़की ने आरोप लगाया कि साहब उसके अपहरण की कोशिश हुई, उसमें गिरफ्तारी हुई। उन्हें सबसे पहले जाकर वर्णिका नंदला के साथ खड़े होना चाहिए था, उसे मॉरल सपोर्ट देना चाहिए था। एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो अपने क्षेत्र के जो जनता है, जिन्होंने वोट देकर उसे चुना है, वो उसके साथ खड़े हो। खासकर महिलाओं के लिए जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री के कहने से देखिए, प्रधानमंत्री के नारा लगाने से बेशर्मी के साथ पूछ रहे, साहब लड़की से पूछोगे रात को 12 बजे क्या करेंगी? क्यों? लड़कियों के लिए क्या कर्फ्यू लगा हुआ है इस देश के अंदर? क्या महिलाओं का सम्मान यह होगा? क्या इसी गवर्नमेंट का वादा किया गया था 2014 में कि इस तरह की हम गवर्नमेंट लाएंगे कि लड़की अगर अकेले निकलेगी तो उस बड़े नेताओं के बेटे शिकारी की तरह उसका पीछा करेंगे? ये मैंडेट था आपके पास। रेखा जी कह रही हैं। देखिए यूसुफ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो किरण खेर जी का जो बयान था कि जस्टिस वी वांट जस्टिस, जस्टिस शुड बी डन, उनका जो झुकाव था बिल्कुल जो अक्यूज्ड है उसकी तरफ था। क्योंकि जो किरण खेर जी ने जो 164 का जो बयान जिसकी तरफ रिफर किया, और जो रेणु जी आपने भी अभी उसका जो रेफरेंस किया कि भाई उसमें तो वर्णिका ने ऐसी बात नहीं करी गई थी, ये तो एक कॉन्फिडेंशियल बयान है जो मैजिस्ट्रेट को अंदर कमरे के अंदर दिया जाता है। उस बयान को आज इस तरीके से पब्लिक करा जा रहा है और उस बयान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुझे ये और जाके इसका अफसोस हो रहा है कि किरण खेर जी ने जब मैटर सब जुडिस था, अब तो एफआईआर हो चुकी है, मैटर सब जुडिस हो गया, उसके पहले 164 के बयान की बात को उछाला ही क्यों? और रेणु जी आप भी वही गुस्ताखी करिए, माफ करिए, कि आप भी उसको जस्टिस को, जिस जस्टिस की आप बात करें, जस्टिस को नहीं होते हुए देखिए आप अभी से वर्णिका के उसके ऊपर आप कैसे उंगली उठा सकती है कि 164 के बयान में ये वाली बात नहीं कही? वो तो एक कॉन्फिडेंशियल बयान था। आप लोगों ने उस बयान को पढ़ने, आपके हाथ में आया कैसे ये बयान? जो आपको ये एक्सेस होनी नहीं चाहिए थी इस बयान की, आप कैसे ले आएंगे उस बयान को? मैं आपकी बात, मैं रेखा जी एक मिनट, रेखा जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। मैंने वर्णिका के लिए जो बात कही, मैंने वर्णिका की ब्रेवरी की बात कही, और मैंने ये बात कही कि वर्णिका के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके, माफ करिए रेणु जी, आपने वही बात करी जो किरण खेर जी ने भी करी थी कि वर्णिका ने अपने बयान में ऐसा नहीं कहा था कि मेरे को अबडक्शन करने की, किडनैपिंग करने की कोशिश करी गई। 164 का बयान किरण जी ने भी रेफर किया और आप भी वही रेफरेंस करने वाली थी अभी। मैंने ये कहा, आप अगर मेरी बात को रिवाइंड करके सुने, मैंने ये कहा कि वर्णिका बड़ी ब्रेव गर्ल है, उसके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कार्रवाई हो रही है, और वर्णिका ने जिस बात को पुलिस थाने में पुलिस के आगे रखा वही काम हुआ, और वर्णिका ने इस बात को एक्सेप्ट किया हर चैनल पे। वर्णिका ने कहा मुझे चंडीगढ़ पुलिस पर भरोसा है। आज भी
एक सेकेंड, आज भी वर्णिका का जो बयान आया, एसपी का तबादला क्यों हुआ? परसों आज भी जो नहीं दिए गए, आप ये देखिए, वर्णिका ने आज भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो पुलिस ने किया पहला स्टेप भी बहुत अच्छा किया। ये वर्णिका का आज भी बयान है और वर्णिका ने चंडीगढ़ पुलिस को थैंक्स किया। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हम जस्टिस की उम्मीद करते हैं, ये वर्णिका ने कहा। आपके जो नेता हैं उनको तो इतनी क्लीन चिट मिल रही है कि उनके पास क्लीन चिट रखने के लिए अलमारी कम पड़ रही है, और आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ये बर्ताव महिलाओं के साथ, और आज आप वर्णिका कुंडू की तारीफ कर रही हैं, जबकि आपने उसकी जुबान खामोश करने की कोशिश की। हिम्मत देनी चाहिए उस बेटी को जिसने अपने हक के लिए महिलाओं का सम्मान करना हम सबका धर्म है। महिलाओं का सम्मान करना हम सबका धर्म है। मैं आपको वर्णिका की जगह आप भी हो सकती थी, मैं भी हो सकती थी, कोई भी हो सकता था। रेखा जी बिल्कुल हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे। इसीलिए मैंने कहा वर्णिका इज अ ब्रेव गर्ल। She said all the things in a very brave manner. She was very open to the media. She was very clear with the media. आप बहुत बड़ी बातें कर रही हैं रेणु भाटिया जी। रेणु भाटिया जी एक्सेप्टेड। मैम एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है? आप जो कह रही हैं वो एक्सेप्टेड है। रेणु भाटिया जी सुनिए, आप जो कह रही हैं वो एक्सेप्ट किया जा रहा है मैम, वो सब जान रहे हैं, देश भी देख रहा है, हम भी एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आगे न्याय की प्रक्रिया जो बढ़ रही है वो सही तरीके से बढ़े। आज 5वें दिन अरेस्ट हुआ है मैम, आप इस बात की गंभीरता को प्लीज समझिए। देखिए ये एक ऐसा ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसके अंदर एक पक्ष पूरे दबाव में कहना चाहूंगी, एक पक्ष पूरे दबाव में है। प्लीज मुझे मैम आप तब से बोल रही हैं, मुझे प्रेरणा के पास जाना है। प्रेरणा आपके दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जाकर, रेणु जी प्लीज एक एक करके रेणु जी प्रेरणा को भी सुन लेते हैं, काफी देर से वो हम सबको सुन रही हैं। आप दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जाकर मिलती हैं, आपके हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के आयोग के अध्यक्ष जाकर मिलती हैं, उसके बाद ज्ञापन भी सौंपा जाता है, ये परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन बस राजनीतिक लड़ाई क्या महंगाई, जीएसटी, इन तमाम मुद्दों पर होंगी, या फिर राजनीतिक पार्टियों को एक सर्वसम्मान के साथ सड़कों पर इस तरह उतरना होगा? मीडिया उतरती है तो मीडिया तो लिंचिंग हो जाती है, मीडिया तो लिंचिंग हो जाती है। देखिए राजनीतिक पार्टियों की भूमिका क्या आरोपों तक ही सीमित है? देखिए महिलाओं के ऊपर अत्याचार या महिलाओं से संबंधित जो मुद्दा है उस पर किसी भी अत्याचार की बात करिए, महिलाओं की नहीं, उस पर खास तौर से मैं कहूंगी, क्योंकि इस समय महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है और जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, राजनीति से ऊपर उठकर इन मुद्दों पर हमें काम करना होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद और जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरीके के बयानबाजी करेंगे तो इससे देश की महिलाओं का मनोबल कितना टूटेगा। अगर रेणु भाटिया जी की बातों से लगता है कि शायद वो किरण खेर जी की लिंचिंग शब्द से सहमत नहीं है, तो क्या वो इसका खंडन करती हैं? क्या वो ये रिक्वेस्ट करेंगी हाईकमान से कि वो किरण खेर जी को माफी मांगने पर या अपने बयान वापस लेने के लिए उनको कहें? अगर पिछले 40 मिनट से तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं प्रेरणा, लेकिन ऐसा है नहीं। रेणु जी, या फिर अगर वो उसको सपोर्ट करती हैं तो ये बहुत दुखद है। और वो जिस तरीके के वो चुनावी वादे लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, बहुत हुआ महिलाओं परवार, अब की बार मोदी सरकार ने पूरी तरीके से इस देश की महिलाओं को निराश किया है। आज देश की महिलाएं कहीं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। आपकी सरकार में हालात बद से बदतर हुए हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। महिलाओं के जो हालात आपकी सरकार में हुए हैं शायद वो देश ने कभी नहीं देखे होंगे। मेरे साथ वीरेंद्र चौहान साहब जुड़ गए हैं। रेणु जी मैं आपके पास आता हूं, आप ही के पार्टी के हैं। वीरेंद्र चौहान साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान जी, आज किरण खेर जी ने कुछ कहा है, विकास बराला मामले को जब मीडिया ट्रैक कर रहा है, मीडिया उसको फॉलो कर रहा है, तो मीडिया लिंचिंग हो रही है, सोशल मीडिया लिंचिंग हो रही है इस पूरे मामले पर। क्या आपको लगता है कि मीडिया ने इस पूरे मामले में कुछ गलत किया है? देखिए किरण खेर जी ने किस संदर्भ में और क्या कहा है, विकास बराला के मामले पर बोला। सुनिए मुझे आपने तो कह ली अपनी बात, मेरी सुनिए आप कृपा करके। उन्होंने एग्जैक्टली किस संदर्भ में क्या कहा है उसको सुने बिना उस पर टिप्पणी देना तो जल्दबाजी बाइट प्ले करें। सुन लीजिए, मैं सुना देता हूं, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आप सुन लीजिए। हाँ सुनाइए जरा, सुन लेंगे। हाँ 30 सेकंड का वक्त दीजिए, तब तक आप अपनी बात जारी रखिए और मैं आपको बीच में इंटरप्ट करके ये बाइट सुनाऊंगा। बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे सोशल मीडिया हो या देश का मुख्य धारा का मीडिया, बहुत सारे मामलों में बहुत सारी चीजों को ओवर प्ले भी करता है और अंडर प्ले भी करता है।
जब मीडिया ओवर प्ले करता है तब भी लिंचिंग के दायरे में आता है, जब अंडर प्ले करता है तब भी लिंचिंग के मामले में आता है। क्या होती है? मीडिया से ये अपेक्षा की जाती है वो संतुलन रखे। वीरेंद्र चौहान, लिंचिंग क्या होती है? अरे भाई आप बताइए ना, आप मुझसे डिक्शनरी मीनिंग पूछेंगे लिंचिंग का? पता ही नहीं है आपको लिंचिंग क्या होती है? आपको मालूम है मुझसे ज्यादा। बयान सुनिए आप अपनी सांसद का। ध्यान से सुनिए, मैंने जो उत्तर दिया है उसको ध्यान से सुनिए और बयान सुनिए, बयान सुन लीजिए वीरेंद्र जी, आपको मामला समझ में आ जाएगा। Justice will be done. You can't have media lynching. We can't have social media lynching. We have to have justice. So whatever is justice will be done, and that is in the hands of the court. And the police are doing their job, and I'm so happy for that. वीरेंद्र चौहान, सुना आपने? बिल्कुल सुना, और उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। किसी को भी, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, अपनी मर्यादा से बाहर जाकर किसी विषय पर क्या मर्यादा, मर्यादा वर्ड आपने कहा, क्या मर्यादा मीडिया ने तोड़ी है, ये बताइए। मैंने पहले कहा है, आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर दोहरा देता हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ दोहराता हूं। जब आप अपनी सीमाएं लांघते हैं, टेलीविजन का स्टूडियो कोर्ट रूम नहीं हो सकता, टेलीविजन का स्टूडियो न्यायाधीश का कमरा नहीं है साहब। मीडिया अपना काम करे, सोशल मीडिया ने अपना काम किया वीरेंद्र चौहान जी, तभी मीडिया लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ। नहीं, 5वें दिन गिरफ्तारी होती है। आप समझना 4 अगस्त की घटना के बाद वीरेंद्र जी सुन लीजिए, हम आपके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डाल रहे हैं, जो बात तथ्य सामने रखे गए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि मीडिया जब संतुलित होकर अपना काम करता है तो मीडिया पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वो जब भी अनियंत्रित होकर कुछ काम करता है वही लिंचिंग कहलाता है। इस मामले में भी हमने पहले दिन से कहीं ये नहीं कहा कि किसी को राजनीतिक कारणों से बचाया जाएगा। मीडिया ने क्या किया? पहले दिन से ये कहा जा रहा है न्याय होगा, न्याय होगा, ये सब जानते हैं, अपराध किया है उसको सजा मिलेगी, वो किसी का पुत्र क्यों ना हो। मीडिया ने क्या गलत किया है? अब आप इतना समझा रहे हैं मर्यादित होकर, तो प्लीज सुन लीजिए एक एक करके। मैं आपको फिर कह रहा हूं, उन्होंने कोई स्पेसिफिक घटना का तो जिक्र नहीं किया। मीडिया लिंचिंग किसी की भी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी अतिवादी नहीं होना चाहिए। क्या मीडिया जज की भूमिका में आ सकता है? क्या जज की भूमिका होने की आवश्यकता है? क्या प्लीज सारे मामलों में होता है? आप प्लीज वीरेंद्र जी, आप इस पूरे मामले को एक अलग परिप्रेक्ष्य में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 दिन तक नहीं, हमसे सवाल मत पूछिए। 5 दिन तक मीडिया एक स्टोरी को कवर कर रही है। आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता? क्या भारत का संविधान आपको ही सवाल खड़ा करने का अधिकार देता है? मुझे भी देता है साहब, बराबर। वीरेंद्र चौहान जी माफ कीजिएगा, आप इस वक्त गेस्ट हैं, स्टूडियो में सवाल पूछने का अधिकार पत्रकार को होता है। नहीं साहब, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैं भी पत्रकार हूं, पत्रकारिता की भी है, पत्रकारिता पढ़ाई भी है। वीरेंद्र चौहान साहब, वीरेंद्र चौहान जी, मेरे प्लीज जरा सुन लीजिए, बड़ा संयम से हम आपको सुन रहे हैं, हमको भी सुनिए। हम आपकी लिंचिंग नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं करने भी नहीं दूंगा, मैं हर प्रकार सवाल को लिंचिंग मत समझिए, सवाल को लिंचिंग मत समझिए। हम आपसे एक सीधा सवाल कर रहे हैं। 4 अगस्त की रात की घटना है, चाहे कैसी भी घटना हो, राजनीतिक दल से इसका ताल्लुक हो चाहे ना हो, चाहे एक आम लड़का लड़की के साथ ये घटना घट सकती है, मेरे आपके साथ घट सकती है, लेकिन ये परिस्थिति 5वें दिन गिरफ्तारी की आई है, धाराएं बदली गई हैं, FIR में पुलिस बेल दे देती है, जो जरूरी टेस्ट होते हैं वो कराए। सुन लीजिए मैम, हम सब सुन रहे हैं आपको, हम आपको बिल्कुल उत्तर देने का वक्त भी देंगे जी। पुलिस उनको बेल दे देती है, उनका यूरिनल और ब्लड टेस्ट नहीं होता, शराब के नशे में वो धुत पाए जाते हैं, उनके ऊपर 354D स्टॉकिंग और IPC 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्रंक एंड ड्राइविंग का आरोप लगता है, लेकिन पुलिस उनको जाने देती है। भारी दबाव के बाद CCTV फुटेज मिलती है, आपके SSP इस पूरे मामले से नप जाते हैं, उनसे जो पूरा मामला है वापस ले लिया जाता है। आज 5वें दिन DGP प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इस पूरे मामले में बयान के आधार पर नई धाराएं जुड़ी हैं, उसमें एबडक्शन, किडनैपिंग, इन सब की बातें सामने आई हैं। इसमें मीडिया लिंचिंग कहां है सर? इसमें ये सीधा सवाल। मीडिया लिंचिंग वहां है केवल
जब आप ये कहते हैं कि इस मामले में राजनीतिक दबाव में कोई काम हुआ है, आप ये भी जानिए, जरा इस बात को भी समझिए कि आरोपी वो किसी का भी पुत्र क्यों ना हो, उसकी गिरफ्तारी तत्काल मौके पर हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और जो बयान उस समय आया पुलिस ने उसके हिसाब से कार्रवाई कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान नए तथ्य मान लीजिए उभर करके सामने आते हैं तो आगे कार्रवाई हुई है ना, किसी ने किसी का बचाव किया हो इसके कहीं प्रमाण हैं क्या? तो उसके बावजूद आप केवल भारतीय जनता पार्टी को उस विषय पर घेरना शुरू कर दें। घेर नहीं रहे हैं सर, आपके सांसद ने ये तथ्य सामने रखे हैं, इसको गलत मत लीजिए, इसको पार्टी वाइज मत लीजिए। हम एक सांसद के वक्तव्य पर ये सवाल उठा रहे हैं, हम एक जनप्रतिनिधि के वक्तव्य पर ये सवाल उठा रहे हैं। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ही तत्काल गिरफ्तारी हुई थी, तत्काल मुकदमा दर्ज हुआ था, और किसी की सरकार होती तो इस देश में सबको मालूम है किस तरह से चीजों को बचाया जाता और दबाया जाता रहा है। आप ये क्यों नहीं अप्रिशिएट करते कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनके निर्देशों के तहत शासन के कारण मुकदमा तत्काल दर्ज हुआ, चंडीगढ़ की पुलिस ने जाने नहीं दिया आरोपियों को। वीरेंद्र चौहान जी, आपने हमारी जानकारी बढ़ाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि 2014 से पहले इस देश में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और आप बताइए ना, कांड में कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, कैसे घोषित कर दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार में महिला करने के बाद हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपको ये किसने अधिकार दे दिया ये निष्कर्ष निकालने का? ये सत्ता का नशा आप सर चढ़ बोल रहा है। आपको कुछ भी बोलने का अधिकार किसने दिया इस देश में? इस मामले में कार्रवाई पुलिस ने तब की है जब समझौते के सारे रास्ते बंद कर दिए वर्णिका ने और उसके पिता ने। उन्होंने उनकी फोन नहीं उठाया, सुभाष बराला ने पूरी कोशिश की थी कि इस मामले को सेट किया जाए, समझौता किया जाए, उन पर दबाव डाला गया। जब वो दबाव के आगे नहीं झुके तब पुलिस के सामने कोई रास्ता नहीं था कार्रवाई करने का। ये वीरेंद्र चौहान साहब सत्ता के नशे में बोल रहे हैं और इसलिए ये ऐसी बात कह रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई पर संतोष पूरा राजनीतिक कुनबा इस वक्त हरियाणा का उतरकर इस मामले में बयानबाजी कर रहा है। मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि न्याय होगा, मुख्यमंत्री एड्रेस कर रहे हैं। सुभाष बराला कितने दिन बाद मीडिया के सामने आए। सुभाष बराला ने अपने पुत्र की गिरफ्तारी के बाद कहा कि कानून संगत काम होगा। आपको पता है वीरेंद्र चौहान जी, सुनिए बाबा, आपको पता है जब आज 11 बजे सुबह पुलिस ने उनको नोटिस भेजा तो बराला के घर में किसी ने उस नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया। यह कानून का पुलिस ने उनके गेट पर उस नोटिस को चस्पा किया। आप सम्मान एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कहते हैं हम कानून का सम्मान करते हैं। ये सम्मान है कानून का। उत्तर सुनिए, आपने आरोप लगाया, ऐसा जिस दिन आरोप नहीं लगा रहे, खबर बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कानून अपना काम करेगा। पुलिस का स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं, हम आपको किसी प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट नहीं बता रहे हैं। हम इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपकी सरकार कहती कानून अपना काम करेगा तो देश पे बहुत बड़ा एहसान है क्या? सरकार का काम क्या होता है? ये सुनिश्चित करना होता है कि देश को संविधान और कानून के हिसाब से चलाया जाए। यही सुनिश्चित करने के लिए आपको वोट देकर सरकार बनाई गई है, चाहे देश में चाहे प्रदेशों के अंदर। आप देश पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वर्णिका कुंडू पर किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये आपकी प्रथम जिम्मेदारी है। हैरानी होती है वीरेंद्र चौहान साहब के देश का चौकीदार के सामने 9,000 करोड़ रुपया बैंक का गबन करके विजय माल्या निकल जाता है। मेरे पास समय की कमी है। देश के चौकीदार के सामने रात को अकेली जाती हुई लड़की को शिकार करने की कोशिश की जाती है। देश के बीजेपी के बड़े नेता शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कानून व्यवस्था इसके लिए वीरेंद्र चौहान जी, मैं आपसे बस इतना अनुरोध करता हूं, इतना रिक्वेस्ट करता हूं, आत्म मंथन करिए आप लोग। सत्ता का नशा बहुत कुछ करवा जाता है, लेकिन सत्ता से उम्मीद भी होती है न्याय की। आज उसी सत्ता से न्याय की उम्मीद है इस देश को, और मीडिया इस स्टोरी को फॉलो करता रहेगा। किसी तरह की लिंचिंग नहीं है, सख्त सवाल पूछे जाएंगे। आपके नेता किसी तरह की भी बयान देते रहें, इससे मीडिया घबराएगा नहीं, क्योंकि यह लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। नरेंद्र मोदी के बाद भी कई सरकारें बनेंगी, तब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े। इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। You can't have media lynching. We can't have social media lynching. We have to have justice. So whatever is justice will be done.